वेलकम बैक। चौधरी परवेज इलाही को हल्का पीपी 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। चौधरी परवेज इलाही कौमी असम्बली के नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने और इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म दे दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि चौधरी परवेज इलाही हल्का पीपी 32 से इंतखाब लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि चौधरी परवेज इलाही हल्का पीपी 32 से इंतखाब लड़ सकेंगे। चौधरी परवेज इलाही को हल्का पीपी 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने NA49 अटक से आज़ाद उम्मीदवार ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। NA87 खुशाब से आज़ाद उम्मीदवार उमर असलम को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, फैसला अवाम ने करना है। जस्टिस सदर मिनल्ला की जानिब से कहा गया, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। मुल्क के अवाम को फैसला करने दें। अदालती फैसले पर अमल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते इस पर समाअत करेगा। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत भी करेगा। मुस्ताफी जजेस रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई जारी रखने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। मुस्ताफी जजेस रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई जारी रखने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। अवामी नेशनल पार्टी का पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का फैसला। सदर IPP अब्दुल अलीम खान से जनरल सेक्रेटरी ANP अमीर बहादुर खान की मुलाकात। पंजाब भर में अब्दुल अलीम खान और उनके पैनल का भरपूर साथ देंगे। और आपको बताएं कि हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद का भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, अवामी नेशनल पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है और पंजाब भर में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में ANP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान ने जो है वो सदर IPP अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की और उन्होंने इस मौका पर ANP की तरफ से IPP के उम्मीदवारों की भरपूर हमायत का ऐलान किया। इसी तरह हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद की भी अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई और उन्होंने भी जो है वो सियासी तौर पर IPP की हमायत का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ रावी टाउन के साबिक सदर मुबश्शिर लाल ने भी जो है वो अलीम खान से मुलाकात की और IPP में शमूलियत का ऐलान करते हुए जो है 117 में अब्दुल अलीम खान की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया। ठीक है लियाकत, आपका बहुत शुक्रिया। नेशनल सेविंग्स पर मुनाफे की शरह में कमी कर दी गई। सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह +4% कमी से 16% हो गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह +1.2% कमी से 15% हो गई। इसी पर बात करने के लिए हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस समीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारिस। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो रेट कम हुआ है उसकी बुनियादी वजह ये कि जब पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं 3, 5 और 10 साल के, उसके अंदर पिछले जो ऑक्शन हुआ था उसमें कटौती हुई थी, तो उसके साथ वो लिंक है। और जब भी PIBs के रेट्स कम होते हैं तो नेशनल सेविंग पे असर आता है। नेशनल सेविंग के जो रेट जो थे वो हालिया दिनों में जो अप्रैल और अक्टूबर के महीने थे वो पीक पे थे, तकरीबन उसके ऊपर 18%, 16% और 16.5%। लेकिन इसमें एक अहम बात ये कि पाकिस्तान पेंशन और जो बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं वो जो 60 साल की उम्र के जो लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर वो अनचेंज है, वो 16% पे बरकरार है। जी ठीक है, हारिस समीर हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में $4.37 फी बैरल इजाफा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए ज़ीशान यूसुफ से इस्लामाबाद से मौजूद हैं। जी ज़ीशान।
دیکھیے پاکیزہ ذرائع نے بتایا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے اور نگراں حکومت جاتے جاتے جو ہے متوقع ہے کہ اضافہ کرے. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں جو ہے 7 روپے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے اضافے کا امکان ہے. اس پر جو ہے تمام تر ورکنگ اوگرا کرے گی اور اوگرا اپنی ورکنگ پیٹرولیم ڈویژن کو دے گی. اس کے بعد حتمی فیصلہ جو ہے وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ اعلان کیا جائے گا. تاہم اگر اس اضافے کی بات کی جائے تو جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اگر مارکیٹ کو ہم دیکھیں تو ٹرینڈز میں بھی اضافہ نظر آیا ہے. گزشتہ کچھ دنوں میں پیٹرول جو خام تیل ہے اس کا فی بیرل جو قیمت ہے اس کی وہ $77 سے زیادہ تھی, لیکن وہ بڑھ کے اگر آج کے دن کا دیکھا جائے تو $82 فی بیرل سے زیادہ ہے. تو مجموعی طور پر یہ تمام امپیکٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈالر کا بھی اس میں ایک جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے. تو ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ ابھی تک جو ورکنگ ہوئی ہے اس کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے. جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے. ذیشان یوسف سے ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. ہیں ایبٹ آباد, بہاولپور, ڈیرہ مراد جمالی اینڈ لاڑکانہ. تو وہ اس وقت چونکہ ایبٹ آباد کا الیکشن نہیں ہوا تھا اور اسی طرح ملتان کا بھی نہیں ہوا تھا, تو وہ جو 5ویں میٹنگ تھی, جو 5th میٹنگ آف دی مینجمنٹ کمیٹی, انہوں نے پھر ڈی کیٹیگری سے 2 اس میں شامل کر لیے تھے. ایبٹ آباد کی جگہ AJK اور ملتان کی جگہ بہاولپور. لیکن اب چونکہ ایبٹ آباد جو ہے اس کا بھی الیکشن ہو چکا ہے, اسی انالوجی کو ہو سکتا ہے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو کیری کیا جا سکتا ہے, اور چونکہ ملتان جو ہے اس کا بھی اس وقت ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تو وہ ہم دیکھیں گے, اس میں ہم پروسیس میں ہیں کہ کیا بہتر ہے کہ ہم ڈی کیٹیگریز میں سے کوئی لے لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ اسٹرکٹ ریگولیشنز نہ ہوں تو ہمیں بورڈ آف گورنرز میں ایسا انشور کرنا چاہیے کہ ملک کے تمام حصوں کی نمائندگی اس میں ہو. تو وہ ہمارے ذہن میں پیش نظر ہے. تو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی 4 ہیں, لیکن اس میں بھی اب کافی تبدیلی آ چکی ہے. 2-3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت PCB کے اس میں نہیں ہیں, تو اس میں 3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. چوتھا کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو کسی اور کیٹیگری میں سے لانا ہے یا نہیں لانا. لیکن وہ ایک ٹیڈیس سی ایکسرسائز ہے. بظاہر تو یہ 10 لوگوں کا, بلکہ 2 تو آ چکے ہیں, 8 لوگوں کو جو ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر کے نوٹیفائی کرنا ہے. اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں. اس میں خود دیکھ رہا ہوں, ہماری لیگل ٹیم بھی ہے, ہمارے کنسلٹنٹ بھی ہیں الیکشن کمیشن کے, اس پہ ہم پورا ایک کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں, کل تک شاید ہم منسٹری کو بھی انفارم کر دیں گے اور ہم موسٹ پروبیبلی بورڈ آف گورنرز جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دیں گے, اور جیسے نوٹیفائی ہو جائے گا تو پھر اس کا الیکشن شیڈول کا بھی اعلان ہو جائے گا. شاہ محمد یوسف انجم ایکسپریس نیوز سے. چونکہ محسن نقوی صاحب اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور وہ بورڈ آف گورنر میں ان کی نامزدگی ہوئی ہے, ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کی جو تقرری ہے بورڈ آف گورنرز میں وہ آئینی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور ICC کو بھی اس پر اعتراض ہو سکتا ہے. کیا آپ لوگوں نے ان کی تقرری سے پہلے یا ان کی تقرری کے بعد آپ لوگوں نے کوئی ICC سے معاونت حاصل کی اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس میں ہمارا وہ ڈومین نہیں ہے, کیونکہ جو پیٹرن ہے PCB کے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں ہے. ان کو کیبنٹ سے بھی منظوری جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی, وہ چونکہ بائی ڈیزگنیشن وہ ہے. تو انہوں نے یہ تقرر کیا, چونکہ ان کی ڈومین میں 2 ممبرز نامینیٹ کرنے کے ہیں. ایک جیسے میں نے بتایا مصطفیٰ رمدے صاحب ہیں, دوسرے جو ہیں وہ ذکا اشرف صاحب کے ریزائن کی وجہ سے سیکنڈ انہوں نے جو نامینیشن کی ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہے. اب محسن نقوی صاحب نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں, کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں, لیکن آئین جو ہمارا PCB کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایز سچ کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کوئی بھی منسٹر پروونشل یا جو بھی ہو, وہ کوئی آفس آف پروفٹ ہولڈ نہیں کر سکتا اپنے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انکمبنسی کے دوران, یا پریزیڈنٹ یا گورنر جو بھی ہے. لیکن چونکہ یہ جو چیئرمین PCB کا عہدہ ہے یہ کوئی ایز سچ اس کو آپ آفس آف پروفٹ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے ایز سچ, کوئی اس کی یا اس کو سروس میں بھی نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا. ہاں وہ کچھ مراعات جو ہیں وہ ہر آفیسر کی بشمول چیئرمین کی ضرور ہوتی ہیں کہ ان کی ٹریولنگ میں, ان کی
कोई प्रिविलेजेस हासिल हैं, डीएज वगैरह हैं, लेकिन एज सच मेरे ख्याल में कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है कि जो कि कहीं पे कन्फ्लिक्ट कर जाए। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी भी तो फिर वो उसको देखा जाएगा बाद में। जी याकूब साहब और देन शहजाद मलिक। जी मोहम्मद याकूब फ्रॉम डान। सर ये जो आप इलेक्शन कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर क्लियर कर दें बात को कि ये जो अब इलेक्शन करवाने जा रहे हैं इसका अगर लिंक किया जाए जो पाकिस्तान में हो रहे हैं 8 तारीख को, तो देखा जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कल तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर जो लॉन्ग टर्म होगा उसी का आंसर था जी। पहले भी हो चुका है कि जो प्राइम मिनिस्टर नहीं आता वो या पुराने चीफ चेयरमैन को हटाता है। तो ये आप इसलिए जा रहे हैं कि अभी चेयरमैन जो है वो जो आप दोनों नाम तो आगे काकड़ साहब की तरफ से आए हुए हैं जिन्होंने जो अमूमन जो इलेक्ट होते हैं तो वो तो नाम आ चुके हैं। तो जो आगे जो प्राइम मिनिस्टर आने वाला है 8 फरवरी इलेक्शन के बाद, अगर वो उनको फिर ये ना पसंद हो तो फिर ये बैटल शुरू हो जाएगी कोर्ट की, फिर सारा आगे क्रिकेट बोर्ड कितना नुकसान हुआ। तो ये बेहतर ना हो कि जो आइंदा आने वाला प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर छोड़ दिया जाए और वही इलेक्शन करवाए। देखिए बात ये है कि क्योंकि अगर कोई ख़ास वजह ना हो तो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो जहाँ पे इलेक्शन ना हो सकते हो, लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर जो है आईने पीसीबी के तहत उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सबसे पहले ये काम करना है और उसको इलेक्शन करवाना है। अब चूँकि जिस वक्त मुजवरी तैनाती हुई उस वक्त एमसीबी थी और सब कुछ था, लेकिन वो मैंने बताया कि वो स्टे की वजह से वो उस वक्त भी डिले हुआ क्योंकि वो इलेक्शंस अपने स्टिपुलेटेड टाइम में होने हैं। वैसे जो इसकी शिक है वो ये है कि अगर नॉर्मली अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मौजूद है और एक परमानेंट चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनकी एक्सपायरी से कोई मेरा ख्याल है 4 वीक्स पहले और इसी तरह उनकी एक्सपायरी के 4 वीक्स के बाद ये मैंडेटरी है कि उसका इलेक्शन होना लाजमी है। और अगर किसी वजह से वो इलेक्शन ना हो सके, कोई भी फ़र्ज़ करें कि स्टे आ जाए, तो फिर उस सूरत में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो उस वक्त तक चेयरमैन रहेगा जब तक कि इलेक्शंस कंडक्ट ना हो जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि मेरे पास और कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि मैं फौरी तौर पर बीओजी को कॉन्स्टिट्यूट करके उसको जल्द अज जल्द इलेक्शंस करवाऊँ, क्योंकि उस टाइम से हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि उसमें कोई ऐसा हर्डल नहीं है। तो मैं आपकी वैसे बात ठीक है कि वो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस 8 को होने वाले हैं। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है उसमें भी कोई किस दिन दरकार होते हैं या 3 वीक्स। तो ये 3rd वीक फरवरी तक जो है ये सेटअप रहेगा, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो टेक ओवर कर लेगी। ये भी आपने जो बात की कि ये पहले प्रैक्टिस रही है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो बीओजी को या चेयरमैन को डिसॉल्व करके अपने लोग ले आते हैं। मेरा ख्याल है कि अब चूँकि इस पर इतनी लिटिगेशंस हाई कोर्ट से हो चुकी हैं, अब ये हाई कोर्ट्स वगैरह ने भी डिटर्मिन कर दिया कि आप चीज़ों को ज़्यादा लंबे अरसे से ज़्यादा खींच भी नहीं सकते, और अगर ऐसी एक्सरसाइज हुई तो उस पर भी जुडिशल रिव्यू कोर्ट्स का मौजूद है। तो ये मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये वक्त अगर 8 से पहले इलेक्शंस हो जाते हैं और नोटिफाई हो जाते हैं तो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट जो है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि एक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक बीओजी कॉन्स्टिट्यूट हुई हुई है और वो भी 3 साल के लिए बीओजी है और चेयरमैन भी 3 साल के लिए, तो फिर उसको सेट असाइड करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये एक कंटिन्यूटी ये हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए कि ये ट्रेंड ख़त्म हो कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से जो है वो एक इलेक्टेड बीओजी को और इलेक्टेड चेयरमैन को जो है वो ना करे, डिसॉल्व ना करे, बल्कि उसको चलता रहने दिए। और उसकी वजह यह है कि इन इनकन्सिस्टेंसीज़ की वजह से ही हमारा ओवरऑल पीसीबी की कारकर्दगी और फिर डेफिनेटली पीसीबी जो है वो तो रिवॉल्व कर रही है आपके खिलाड़ियों के ऊपर, तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन कर जाता है नीचे तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई इशू है। सर शहजाद मलिक ARY न्यूज़ से मेरा ये सवाल है कि ये 8 फरवरी को जो है वो जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या आप 8 फरवरी से पहले